इस बार इन्होंने बीपीएससी में कितना रैंक लाया है? कितना लाया है? 600 कुछ रैंक लाया है। 600 कुछ रैंक लाया है। पिछले दिनों दरभंगा जाने का मौका मिला बाई रोड। इस बीच हम लोगों ने दरभंगा शहर घूमा, जाले घूमा और आसपास के इलाके को देखा। इसके बाद मुजफ्फरपुर होते हैं हम वापस उजियारपुर पहुंच गए हैं। माजरत चाहते हैं नहीं, ऐसा काम मुझसे ना करा प्लीज। अगले हफ्ते आइए ना, फिर से उजियारपुर से हम हाजीपुर चलेंगे। आप उजियारपुर की ख़राब सड़क से परेशान होकर पूरे रास्ते इंतखाब भाई इसी तरह से हाथ जोड़ते रहे। थोड़ी देर बाद हम समस्तीपुर पहुंच गए। रास्ते में बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने एक ढाबे में रुककर चाय समोसा खाया। हमारे साथ थे सैफुल्ला भाई, इंतखाब भाई और ड्राइविंग सीट पे थे इमरान भाई। ये कौन सा है? बिस्लरी। बिस्लरी। इस बिस्लरी की कहानी कुछ यूँ है कि आजकल बहुत डुप्लीकेट पानी के बोतल मार्केट में आ गए हैं। ये भी उसी का एक जीता जागता नमूना था जो आमतौर पर हमें रास्ता चलते अलग अलग दुकान में मिलते हैं, जो हमने भी ख़रीदा क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन नहीं होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े। समस्तीपुर से हम मुक्तापुर की तरफ पहुँचे तो वहाँ पे रेलवे गुमती बंद थी। हमेशा की तरह वहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लगा रहता है। और जैसे ही हम वहाँ से आगे बढ़े, पुल मतलब जो गुमती है उसे पार करने के बाद मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि सड़क जाम था, मतलब गाड़ी वापस लौट रही थी। जब हमने पता किया कि उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, तो लोगों ने बताया कि आसपास के चर में यानी आसपास के खेत खलिहान में काफ़ी पानी जम गया है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और बाढ़ की समस्या है और शायद इस वजह से लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। मतलब सड़क जाम का क्या लॉजिक है? प्रशासन को सुनाने के लिए लोग कई बार ऐसे तरीके अपनाते हैं। जब थक हार जाते हैं कि प्रशासन उनके सुन नहीं रहा है, तब सड़क जाम करने के बाद प्रशासन को आना पड़ता है स्पॉट पे। जाम से बचने के लिए हम गांव के अंदर दाखिल होते हैं और लोगों से पूछते हुए अंदर के रास्ते से दरभंगा की जानिब निकल चलते हैं। लोग हमें रास्ता बताते हैं और हम बढ़ते चले जाते हैं। आसपास में काफ़ी पानी था दोनों जानिब रोड के, और हम अपने रास्ते पे लोगों से पूछते हुए बढ़ते जाते हैं। काफ़ी हरियाली थी बारिश की वजह कर चारों तरफ और खुशनुमा माहौल था। और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। साथ में हमने गूगल मैप का भी सहारा ले रखा था, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जा रहा था कि हम सही रास्ते पे हैं। पूरे सफ़र के दौरान हम लोग ये तय कर रहे थे कि हमें दरभंगा में कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। इसी दरमियान कई बार बारिश होती है, हम लोग कई बार बारिश में फंसते भी हैं और दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मिथिला के इलाके में आमतौर पे जो बिहार का एवरेज बारिश का है उसके मुकाबले ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इस साल जो बारिश है मतलब मानसून की उम्र लंबी है और बारिश भी खूब हो रही है। आप देख भी रहे हैं चारों रोड के दोनों तरफ जो है सैलाब का पानी नज़र आ रहा है। जहाँ पे सैलाब का पानी नहीं है वहाँ पे बारिश का पानी है, ठीक है। और कई जगह पे राजन जी ने भी योगदान दिया है खड़े होकर के, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? अकेले योगदान तो दिया है, इमरान भाई भी तो साथ में। इमरान भाई भी की भागीदारी रही है इस पानी में। आप लोग जो मेरा बोतल लेके गए हैं, हम पीने का पानी लाए थे, आप लोग उसको धोने का पानी बना दिया। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम तकरीबन दरभंगा शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस जगह हमें जाना था हम रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे एक तारीखी टावर है बीच चौराहे पर, और वहां पर फिर जिस जगह हमें जाना था वहां पर हम लोगों से पूछते हैं, फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया तो हम वापस लौटते हैं उस तरफ। और इसी बीच रास्ते में हमें एक खूबसूरत मस्जिद दिखती है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी वसी इमारत थी उसकी। तो हम गाड़ी से उतर के उसका एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, 1-2 फ़ोटो लेते हैं। वहीं पे एक मदरसा भी था, काफ़ी कदीमी मदरसा, तो हम उसके कैंपस में भी जाते हैं। इस मदरसे की बुनियाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खलीफा हाजी मुनव्वर अली नस्तवी ने 1882 में डाला था। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इसके पहले सरपरस्त थे।
मदरसे से निकलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। शहर से घूमते हुए हम एक जगह जाने की कोशिश करते हैं। वो जगह एक कब्रिस्तान था। बेसिकली हमें पता चलता है कि मुग़ल बादशाह जो आखिरी थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके एक पोता हैं जो इस जगह दफन है। तो हम उनकी क़ब्र को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचते हैं। वो जगह कहलाती है दिघी पोखर। यहाँ पर हम कुछ लोगों से पूछते हैं और पूछने के बाद आखिर हमें हमारी मंजिल मिल जाती है। हमें यहाँ पर साइड में एक दरगाह के कोने पर एक लाल रंग का स्ट्रक्चर दिखता है। तो अभी आप ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये एक कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आखिरी मुग़ल बादशाह के पोते की कब्र है। और ये 1905 में इंतकाल हुआ था, तो 1905 में ये यहाँ पे दफन है। तो 115 साल में इसका ये हाल हो गया है। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करके हमको यहाँ पर आना पड़ा। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे दोस्त हैं इंतखाब भाई। तो चला जाए, अब चलते हैं। तो कैसे पहुँचे यहाँ पर, ज़रा बता दीजिए अपने ऑडियंस को। कहाँ से? पटना से डायरेक्ट बताया? नहीं फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग दरभंगा से कौन सा स्टेशन रोड से होते हुए आ रहे हैं ना, स्टेशन रोड से होते हुए आ रहे हैं। और दरअसल हम दिघी पोखर इतना बड़ा है कि अकेले से ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन खैर की बताइए। यहाँ का कोई साइन बोर्ड भी नहीं, पता कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर के लोगों ने कोऑपरेट किया और हम लोग पहुँच गए। तो ज़रूरत है कि सरकार यहाँ पे जो बिहार टूरिज्म का ये सब लगवाए। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे मेहमान नवाज मेज़बान है, मेहमान हम लोग बने हैं, वो हैं सैफुल्ला साहब। और इस बार इन्होंने बीपीएससी में कितना रैंक लाया है? कितना लाया है? 600 कुछ रैंक लाया है। 600 कुछ रैंक लाया है। यहाँ से निकलने के बाद हमें लगा कि हमारे जो मेज़बान साहब हैं सैफुल्ला, वो हमें दरभंगा के धरोहर और ऐतिहासिक इमारत दिखाएंगे। पर वो हमें लेकर गए एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर। ये जो आगे, थोड़ा आगे, ये जो हवेली है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस है। असल में मामला कुछ यूँ है कि सैफुल्ला के जो मरहूम नाना अब्दुल-सलाम साहब हुए, वो दरभंगा के जाले से कई टर्म विधायक रहे हैं सीपीआई के टिकट पर। तो यहाँ जाने की एक वजह ये भी थी, और बाकी वहाँ पे सैफुल्ला को कुछ लोगों से मुलाकात भी करनी थी। बहरहाल काफ़ी खूबसूरत इमारत है पार्टी ऑफिस का। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से निकलने के बाद हम अलग अलग चौक होते हुए यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास पहुंचते हैं। कैंपस पहुंचने के बाद हम लोगों ने गाड़ी छोड़ दिया और पैदल ही निकल पड़े। काफ़ी खूबसूरत इमारत आसपास में थी, लाल रंग की। और यहाँ पे छोटे छोटे पुराने कदीम महलात भी थे। मिथिला में है, आपका स्वागत है। पान पराग से कीजिए हमारा स्वागत। मिथिला में माछ, मखान और साग। अभी हम लोग नरगौना पैलेस के गेट पे खड़े हैं। अंदर जाने नहीं दिया गया है। इसके बारे में क्लेम है कि ये भूकंप रोधी पैलेस है भारत का। हाँ, अच्छा, पहला आधुनिक लिफ्ट भी यहीं लगा है, जैसा हमारे सैफुल्ला साहब बता रहे हैं। क्या बता रहे थे आप? भारत के राष्ट्रपति जो है पहली बार यहाँ पर किसी व्यक्तिगत मतलब अतिथि के तौर पे राजकीय अतिथि के भीतर यहाँ ठहरे हैं। ऐसा एक ही बार हुआ है जब राजकीय सरकार यहाँ के महाराजा उनके निमंत्रण पे यहाँ पे ठहरे थे। इसी के अंदर हम लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? संरक्षित करने की कोशिश है, बताया जा रहा है। कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो बहरहाल उन्होंने इजाज़त नहीं दिया है। तो ये जो इमारत है 1934 के बाद बना है, क्योंकि 15 जनवरी 1934 को बहुत ही ख़तरनाक ज़लज़ला आया था, जिसमें मिथिला की तमाम बिल्डिंग ढह गई थी। और उसके बाद बिहार में जो भी नया स्ट्रक्चर दिखता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह 1934 का ज़लज़ला है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, आपको और आगे भी दिखा देंगे कि क्या क्या यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग चल रहे हैं, एक काफ़ी खूबसूरत इमारत है, लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। और इसका जो अक्स है वो पटना के दरभंगा जो क्या हाँ पटना का जो दरभंगा हाउस है उससे बखूबी मिलता है। तो और इसके अलावा जो पटना म्यूज़ियम है उससे भी इसके स्ट्रक्चर काफ़ी मिला जुला है। और ये कॉलोनियल बिल्डिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत पुरानी इमारत नहीं है, लेकिन बहुत वसी है।
जब तक हम बिल्डिंग के नज़दीक पहुंचते तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। हम लोग तेज़ी में भागते हुए बिल्डिंग के पोर्टिको में पहुंचते हैं। जब वहां पे हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टिकटॉकिया बिरादरी के लोग टिकटॉक बना रहे हैं। बहरहाल काफ़ी खूबसूरत, वसी और लंबी चौड़ी इमारत थी और यहीं पे सामने में महाराज की मूर्ति भी थी और ये महाराज थे महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। और इसके बाद इस इमारत को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो इसी इमारत की थोड़े से आगे एक कब्र मिलता है। काफ़ी पुराना देखने में लग रहा था, किनका था ये हमें पता नहीं। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं चौराहा पार करके तालाब के पास। तो वो जो तालाब है उसको लेकर अभी हाल तक सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा, काफ़ी उस पर लोग अपनी राय रख रहे थे। हाँ भाई जी, अभी हम लोग किस जगह हैं? हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, जहाँ पे दरभंगा महाराजा किले पे किला भी है और कई यहाँ पे तालाब हमें दिखे। और रिसेंट यहाँ पे जो भी तालाब है उसको भर दिया गया है। ये सामने तालाब था वो भरा गया है, भर दिया गया है। और अभी हमारे पीछे भी एक तालाब है जिसपे कुछ दिन पहले इस तालाब को चारों तरफ से ईंटाकरण किया गया है, जिसपे एक कैंपेन भी चलाया गया था कि तालाब का मर्डर किया जा रहा है सरकार के प्रशासन के द्वारा। मतलब सौंदर्यकरण के नाम पे ईंटा सोलिंग, उसके बाद मार्ग में प्लास्टर भी कर दीजिए, उसका भी तालाब नहीं स्विमिंग पूल हो जाएगा। बिल्कुल, स्टीमर्स चलने लगेंगे, फिर मतलब जो इसका नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं, पहले पटना के इलाके में भी, पटना सिटी के उस साइड बहुत तालाब हुआ करता था, उसको भी लोगों ने भर दिया। जी, सिर्फ एक तालाब अब आपको दिखेंगे मंगल तालाब, अब उसकी भी स्थिति जर्जर है। उसका भी सौंदर्यकरण के नाम पे ईंटाकरण किया गया, ये बनाए गए, स्लैब बनाए गए, लेकिन अब वो भी खत्म है, बर्बाद है। अब तो उसमें लोग गिरने से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो पटना में जो जाम हो जाता है पानी का जो निकासी में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है तालाब का मर्डर होना। तालाब ख़त्म कर दिया गया। तो सेम मिथिला के इस इलाके में भी, खास के जो दरभंगा शहर है उसके बीच में हम हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह के तालाब को जो सौंदर्यकरण जब इसका होगा, तो स्विमिंग पूल जब इसको बनाया जाएगा, तो फिर वही है कि पानी का निकास नहीं होगा, एट दी एंड वही होगा जो पटना में होता है। मतलब एट दी एंड वही होगा कि इसे भी भर दिया जाएगा जैसा अभी भरा गया, और आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक तालाब हुआ करता है। ये देखिए आप, हमारे पीछे देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है यहाँ पर, लाल से। ये तो काफ़ी मतलब कॉलोनियल बिल्डिंग है, 1934 के ज़लज़ला में ज़्यादातर टूट गई थी, तो उसके बाद यहाँ के जो महाराज उन्होंने बनाया था। तो कैसा लग रहा है इंतखाब भाई, पहली बार आप आए थे? जी, मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली बार देखा तो खूबसूरत लगा है, लेकिन जो तारीख पढ़ी है मैंने, वो खूबसूरती इस खूबसूरती के आगे। तारीख तो तारीख है ना, मतलब जैसे महाराज ने बनवाया होगा तो क्या सोच के बनाया होगा, एक दूसरी चीज़ होगी। अब ऐसे कहा जा सकता है कि ये अब धीरे धीरे मर रहा है। ज़रूरत है इस बात की बचाने की, बिहार के हेरिटेज को, धरोहर को, टूरिस्ट को यहाँ पे बुलाया जाए, लेकिन ये नहीं हिट-सोलिंग करके नहीं, मतलब आधुनिकीकरण करके नहीं, इसे बचा के, इसे संरक्षित करके बुलाया जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और क्या दिखता है? इस तरह खतरनाक हुआ है कोई बच्चा फिसल के तालाब में घुस सकता है। तो नीचे देख लीजिए किस किस्म का सूरज। अब इस ईंटाकरण को आप आधुनिकीकरण कहेंगे? ये तो बहुत को जैसा आप मंगल तालाब का बता रहे हैं वैसा ही है ये। बिल्कुल, मतलब हर जगह करप्शन। बिल्कुल, और इच्छा शक्ति की कमी भी है। तालाब पार करके हम आगे जाते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास पहुंचते हैं। उसको जब पार करते हैं तो सामने एक मूर्ति दिखती है महाराज की, और चारों तरफ से रास्ता है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो उनमें से एक से हमने स्कूटी मांगा और चारों तरफ राउंड लगाया उसके, ताकि एक खूबसूरत सा शॉट हम अपने मोबाइल में कैद कर सकें, जिसको आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ नच रहा है। तो ये अब बेसिकली स्कूटी पे बैठ के हमने शूट किया है। और इसके बाद हम तय करते हैं कि हमें जाले जाना है या कहीं और। तो मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि एक बहुत ही कदीमी मस्जिद है, झगड़ुआ मस्जिद, क्या पता उसका नाम झगड़ुआ क्यों है, तो मुझे वो देखनी थी। तो मैंने ज़िद किया और आखिरकार हमारे जो दोस्त हैं वो उस पर तैयार हो गए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं झगड़ुआ मस्जिद देखने। तो वो जो महाराज ने 1930 के दौर में जो किलाबंदी करवाई थी, बाउंड्री, उसी के बीच में वो मस्जिद पड़ गई थी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो मस्जिद है वो बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी, लेकिन जो दीवार है वो काफ़ी ऊंची, काफ़ी वसी थी,
और यहीं पे वो गेट भी हम देखते हैं जिसमें हर साल 15 अगस्त को आजकल झंडा फहराया जाने लगा है। तो अभी हम दरभंगा की जिस जगह हैं ये झगड़ुआ मस्जिद है, यहाँ पे बगल में हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और पीछे एक मदरसा था 1912 का, जिसमें कस्बा वगैरह नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब महाराज ने ये जो किला बनाया था इसके लिए उसको मोड़ना पड़ा। मस्जिद आज भी यहाँ पर है, पीछे आप हमारे देख सकते हैं। मस्जिद छोटी लेकिन काफ़ी खूबसूरत थी और हम अंदर भी गए, हमने अंदर से भी मस्जिद को देखा। असल में इसकी कहानी कुछ यूँ है कि जब महाराज ने किला बनवाया था तो उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए किला की दीवार को टेढ़ी कर दी थी और इस तरह से मस्जिद बच गई थी और आसपास की आबादी को दूसरी जगह भेज दिया गया था। इसके बाद हम सैफुल्ला से दरभंगा के बारे में कि यहाँ पे और भी कौन चीज़ है। DMCH है, उसका जो नया परिसर है तो उसमें ज़्यादा अच्छा खूबसूरत हरियाली और चौड़ा चौड़ा सड़क सब दिखेगा आपको। अब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ दिखाने की बात वो कर रहे थे कि हमने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और हम चलें जाले। सैफुल्ला का आबाई घर जाले में है और यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो रास्ते में बहुत खूबसूरत पुरानी इमारत दिखती है और इसके बाद हम सैफुल्ला के घर पहुँचते हैं। वहाँ पे उसके वालिद साहब हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसके घर पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ खाना खाया और थोड़ी देर हम आराम करने के बाद वापस आसपास का जो इलाका है वो देखने निकलते हैं। इसी बीच हमारी जो नज़र है वो उस चीज़ पे पड़ती है जिसकी वजह कर कि ये एक हिस्ट्री है लोगों के बड़े होने की, यानी उसको कहते हैं स्ट्रीट लाइट। अभी हम लोग जाले आए हैं, हम और इंतखाब भाई साथ में। हम लोग अपने सैफुल्ला को लेकर आए थे। सैफुल्ला पिछले 2-3 महीने से बिहार में बहुत सेलिब्रेटेड नाम है, जिसमें BPSC में 8 से 11 आए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए थे। हाँ, और अंडर एज मतलब बहुत सारे जो पोस्ट है उसमें वो हो भी नहीं सकता था अच्छा रैंक लाके। तो बहुत सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनके घर के कैंपस में एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। तो ये यहाँ पे पूरे इलाके में उससे रोशनी है। तो सैफुल्ला ने इस चीज़ का मतलब शर्फ हासिल उनको है कि उनकी भी गिनती उस चीज़ में की है। क्या कहते हैं इंतखाब साहब इसका? देखिए, ये सैफुल्ला के क्वालिफाई होने में इसका भी बहुत बड़ा श्रेय है। जब पूरे जगह रोशनी खत्म हो जाती थी, यहाँ रोशनी रहती तो इसी रोशनी में पढ़ता था लड़का। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ मैं, मतलब इनकी लेगेसी KR नारायणन जैसे लोगों से कम नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो सैफुल्ला भाई हैं वो और 3-2 बार चौथी तरक्की करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ की लिगेसी थी जिसके बारे में हमने सोचा कि जब इनके गांव आए हैं तो आपको बताएं। अच्छा, ये थोड़ा आप कैमरा मोड़ लीजिए। हाँ, देखिए ये वो खेत है जहाँ वो खेती खाली वक्त में खेती करते थे। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ के नीचे जो हरा हरा वो उन्होंने अपने हाथ से लगाया। बाकी तस्वीर में इनके छोटे छोटे जो भाई हैं वो भी इस काम में लगे रहते थे। तो ये ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हमें लगा कि आप तक जब उनके गांव आए हैं तो आपको ये बात बताएं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात निशात अहमद साहब से होती है। काफ़ी खुश अखलाक इंसान हैं और उन्होंने मुझे एक कलम भी गिफ्ट किया, तो मैं उनका ममनून हूँ। और उनसे मुलाकात के बाद हम वापस लौटते हैं। जब पहले 6-7 महीना ये घर पर रहकर आसानी से पढ़ सका, नहीं तो अब तक ये बाहर रहकर पढ़ रहा था और घर से दूर था। घर पर रहकर इस रोशनी की वजह से ये पढ़ सका। बैठते कहाँ पे? बैठता ही नहीं पता नहीं, कीचड़ पे नहीं, ये जो स्लैब बना हुआ है इसके ऊपर कुर्सी लगा के बैठा रहता था। क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं कहते, जो कहना है आप लोग कहिए। आपने ला के दिखा दिया जो कहना था ना। इनके अल्फाज की तर्जुमानी तो इनका रैंक कर रहा है माशाल्लाह। चूँकि रात काफ़ी हो रही थी और हमें अब लौटना था, मैं डायरेक्टली उजियारपुर अब नहीं जा सकता था चूँकि सड़क बहुत ख़राब थी, इसलिए हमारा स्टे मुजफ्फ़रपुर होना था। मुजफ्फ़रपुर में मुझे रात में रुकना था, तो हम आगे बढ़े। लेकिन रास्ते में जो टोल टैक्स जमा किया गया वो इतना ज़्यादा था कि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये चल क्या रहा। उन्होंने 250 रुपये टोल टैक्स एक साइड के लिए, तो मतलब ये तो एक प्रॉपर सरासर नाइंसाफ़ी थी। बहरहाल मजबूरन देना पड़ा, दे दिया।
उसके बाद हम मुज़फ़्फ़रपुर पहुंचते हैं। मुज़फ़्फ़रपुर में इंतखाब भाई के कज़न के यहाँ हम लोगों ने रात का खाना खाया। फिर वहाँ पे मैंने अपने दोस्त निहाल को बुलाया और इंतखाब भाई रात को पटना निकल गए और मैं निहाल के यहाँ। और फिर उसके बाद रात में वहाँ स्टे करने के बाद मैं वहाँ से समस्तीपुर के दल सिंह सराय वाया मुसरी गरारी सातनपुर होते हुए पहुँचता हूँ।